हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का एक पेपर जो कि आपका हो गया था 6/10/2022 को। ये सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। शुरुआत करते हैं, देखो भाई, प्रश्न के साथ। हम हमेशा प्रश्न के साथ ही शुरुआत करेंगे क्योंकि प्रश्न के साथ ही ख़त्म भी करना होता है। ए बराबर इतना सब कुछ लंबा सा दिया गया है तो एक ही वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे शुरू समझेंगे कैसे करना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है बार। बार का मतलब आप समझते हैं, उसको सॉल्व करना आता ही होगा आपको। सिंपल तरीके से समझा देते हैं। जैसे 0.29 के ऊपर बार है तो इसको 29 लिखिए, नीचे 99 लिख दीजिए। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। दूसरा यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जैसे कि 0.3 और 2 के ऊपर बार है, तो देखो भैया इसमें सॉल्व कैसे होगा। ये जो 32 है उसमें से 3 घटा है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाना होता है, और नीचे जितने ऊपर बार है उतना 9 और जितने के ऊपर बार नहीं उतना 0। ऐसा हो जाएगा। जैसे 2 के ऊपर बार था तो एक 9 हो गया, 3 के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 हो गया। तो ये घटा देंगे तो ये 29/90 मिल जाएगा। समझ में आ गया बात? और बाकी जैसे ये 0.2 है, 0.2 के ऊपर बार है तो इसका मतलब हो जाएगा 2/9। तो इतना सब समझ में आ गया। चलो शुरुआत करते हैं। तो अब यहाँ पे ये तो हमने समझा दिया कि 29/99 हो जाएगा। ठीक है। भाग को बदल देते हैं हम गुणे में। और इसका जो अभी मिला था ना 29/90, उसको उलट के लिख देते हैं 90/29। 29 किससे मिल गया? 32 में, यही वाला 3 घटाने पर। ठीक, ऐसा मिल गया। फिर गुणे के निशान, अब ये 2/9 हो जाएगा। ठीक है। भाग को बदल देते हैं गुणे में, और ये जो 15/99 होता उसको 99/15 कर देते हैं। और ये जो प्लस ये है इसको हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल इसको काट लेते हैं। जैसे 99 से कट गया 99, 29 से 29 कट गया, 9 दहम्मा 90, यहाँ पे 10 मिल गया। 2 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यहाँ पे 3 मिल गया। ऊपर मिल रहा है 2 दूनी 4 और नीचे मिल रहा है 3, इतना मिल गया। अब बात कर लेते हैं इसकी, जो प्लस में 0.3 मतलब यहाँ पे 3/9 हो रहा था। 3 एकड़ 9 3, 3 त्रिक का 9, यानी कि हमको प्लस में मिल गया 1/3। नीचे वाला 3 बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा 4 1 5/3 हो जाएगा। अब इसको जब भाग करेंगे तो 5 3 एकड़ 9 3, 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है त्रिकोणमिति का। कैसे इसमें देखिए इसको सॉल्व करना है, तो देखो भाई इसमें देखिए जैसे कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में नीचे दिया गया है, बटे में दिया गया है, तो इसको हम बांट सकते हैं। जैसे कि 3/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, -4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/cos बराबर सेक होता है, तो यहाँ पे 3 सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और माइनस साइन अपॉन कॉस बराबर होता है tan, 4 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा मामला। अब यहाँ पे 3 सेक है तो यहाँ से 3 tan निकाल लेते हैं। तो 3 अपना सेक स्क्वायर थीटा है, तो -3 tan स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं, और एक माइनस tan स्क्वायर थीटा इसे छोड़ देते हैं। ये दोनों जुड़ करके 4 हो जाते हैं। तो वही चीज़ को हमने यहाँ पे अलग कर लिया। अलग क्यों किया है? क्योंकि इन दोनों में से 3 कॉमन हो सकता है, तो 3 बाहर निकल आ जाएगा, और जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, इसका ये सर्वसंख्या होती है। उसकी वैल्यू हमेशा, मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 3 ही मिल जाएगा, और माइनस अपना tan स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अपना दूसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाता है। इसमें देखिए आपको फ़ॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, सर्वसंख्या भी याद होनी ही चाहिए, बिना याद हुए तो ये हो पाएगा नहीं। ठीक है? और कोई तरीका इसमें, मतलब और तरीका नहीं है, जो भी तरीके हैं सब मुश्किल है, यही आसान तरीका है सॉल्व करने का। हालाँकि कुछ लोग ट्रिक बताते हैं, वैल्यू रख कर के बता देते हैं कि मान लीजिए आप 45 रख दीजिए, 60 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। मैं मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता भाई, आप कर सकते हो, करना चाहो तो। अपन आगे चलते हैं, ठीक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है कोडिंग डिकोडिंग का, और मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप पेपर देने जाएँ, आपको एक कागज़ मिलता है लंबा सा, ठीक है? एक बड़ा-सा कागज़ मिलता है। मैं क्या करता हूँ, उसमें पेपर शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले पेपर आपको कागज़ दे देते हैं, और कलम तो आपके पास रहती ही है। कहते हैं कि भाई साहब इसमें नाम और रोल नंबर लिख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मस्त इस कागज़ को बीच से मोड़ देता हूँ, क्योंकि कागज़ इतना चौड़ा होता है, और सीधा टेबल पे एक सिंगल पेज रख कर के लिखने में थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि वो सही से लिखते नहीं बनेगा। तो उसको जब फ़ोल्ड कर लेता हूँ, तो थोड़ा-सा जब मोटा कागज़ हो जाता है, तो लिखते अच्छे से बनता है। ये काम करता हूँ मैं। दूसरा, नाम और ये रोल नंबर लिखने के बाद एबीसीडी में पूरा लिख डालता हूँ। क्या लिखता हूँ? एबीसीडी, और ध्यान देता हूँ कि ऊपर भी काफ़ी स्पेस रहे और नीचे भी काफ़ी स्पेस रहे। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, या कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएँगे एक पेपर में, ठीक है? 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे, और तो पाँचों क्वेश्चनों को एबीसीडी अगर एक बार लाइन से लिख लिए होंगे पेपर में, तो हम उन पाँचों क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं ईज़िली, बिना किसी
बड़ी समस्या के, ठीक है? और काफ़ी आसान हो जाता है एबीसीडी अगर आप लिख के रखे रहते हैं तो। ये ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोड ज़्यादा याद नहीं करने पड़ेंगे। फिलहाल तो अपन क्वेश्चन देखते हैं कि इसको इस रूप में लिखा जाता है, इसको इस रूप में लिखा जाता है, इसको किस रूप में लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे पहले तो। डी से ई हो रहा है, 1 जुड़ रहा है, एफ जी एच 2 जुड़ रहा है, जी के बाद जी एच आई जे, जी एच आई जे मतलब 3 जुड़ रहा है, एल एम एन ओ पी 4 जुड़ रहा है, एम एन ओ पी क्यू आर 5 जुड़ रहा है। मतलब ऐसे ही एक-एक बढ़ा के जोड़ते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप समझ ही रहे हैं कि कैसे-कैसे करना है, वही काम इसके साथ हुआ, वही इसके साथ करते हैं। तो देखिए टी के बाद तुरंत क्या आता है, यू आता है, तो टी के बाद 1 जोड़ देंगे तो यू आ जाएगा, हो गया। वी नहीं है भैया, यू है, ठीक है? और यहाँ पे ई दिखाई दे रहा था, ई के बाद एफ जी, तो यहाँ पे जी आ गया। और सी के बाद सी में 3 जोड़ना है तो सी, डी, ई, एफ, तो यहाँ पे एफ आ गया, ओके। और इसके बाद यहाँ पे के है, के में 4 जोड़ना है, तो के एल एम एन ओ आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देख सकते हैं यू जी एफ ओ, और लास्ट वाले में ओ में 5 जोड़ देंगे तो अपना टी भी आ जाएगा, वो भी हो जाएगा, ठीक। बाकी और कोई मिल भी नहीं रहा है, इसके जैसा कोई मिल रहा है? नहीं, कोई नहीं मिल रहा, तो यही अपना चौथा विकल्प हो जाएगा। अगर आप एबीसीडी लिख के रखे रहेंगे तो आप और जल्दी कर पाएँगे इस प्रश्न को, जितना मैंने इसमें टाइम लिया है, ओके। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, कह रहे हैं कि किसमें पर क्लोरीन की अभिक्रिया के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, तो बुझा हुआ चूना जो होता है CaOH होल ट्वाइस जो दिखाई दे रहा है, ये बुझा चूना है। बुझा चूना पे क्लोरीन की अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैथ से है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है कि एक मूल और ये दूसरा मूल दिया गया है। तो फार्मूला देखो, मैं आपको बेसिक से मतलब बता देता हूँ कि फार्मूला क्या होता है। जैसे कि 2 मूल अगर आपको ज्ञात हो तो क्या द्विघात समीकरण बनाने का तरीका, फार्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों मूलों का योगफल, एक्स प्लस अल्फा, सॉरी एक्स बना दिया मैंने, अल्फा इंटू बीटा यानी कि इन दोनों का गुणनफल बराबर 0, यही होता है फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर सब में दिखाई दे रहा है, ज़ाहिर-सी बात है सब सही है। माइनस दिखाई दे रहा है आगे, फार्मूले में माइनस, जहाँ-जहाँ हमको प्लस दिखाई दे रहा है वो तो अपना उत्तर नहीं होगा, ठीक है? मतलब हो भी सकता है थोड़ा-सा भी अगर माइनस वाला उत्तर आ जाए तो। चलिए पहले बात समझते हैं कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस रह जाएगा, इन दोनों का योगफल कितना होगा? अब देखेंगे प्लस 1 माइनस 1 दोनों कट जाएँगे और अंडर रूट 3 दोनों जुड़ करके कितना बन जाएगा? 2 अंडर रूट 3 बन जाएगा और एक्स तो रहेगा ही, और इन दोनों का गुणन, प्लस का निशान लगाते थे, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, इन दोनों को घटाना जब करेंगे तो 2 मिल जाएगा, यानी यहाँ पे 2 बराबर 0। ऐसा कौन सा समीकरण दिखाई दे रहा है? आप कहोगे चौथा वाला विकल्प एकदम सेम टू सेम मिल रहा है। बाकी विकल्पों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? जैसे कि यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है तो हमारे पास 2 ही है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए प्लस दिखाई दे रहा है, हमारे पास माइनस है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 नहीं है हमारे पास, 2 अंडर रूट 3 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल पा रहा है, ओके। चलिए केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल है, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं भी नहीं दे पाता। सच में नहीं दे पाता क्योंकि ये मुश्किल है। ये हार्डकोर फैन जो केमिस्ट्री के होते हैं उनके लिए ही है। सबसे देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है? कौन-सा गलत है ये हमको बताना है। देखिए इसमें 3Fe यानी कि 3 आयरन है, S मतलब सॉलिड, ठीक है? जो लोहा है वो सॉलिड फॉर्म में है। H2O 4 है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है? और यहाँ पे Fe3O4 सॉलिड में, और H2 जो गैस है ये लिक्विड फॉर्म में, H2 है जो वो लिक्विड फॉर्म में है। अब देखिए पहले बात तो H2 जो होती है वो गैस होती है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, इस वजह से ये गलत है। दूसरी बात यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 दूनी है 8 है, और यहाँ पे 2 दूनी है 4 ही है, इस वजह से ये गलत है, ठीक है? तो 2 गलतियाँ होने की वजह से यहाँ पे ये गलत है। दूसरा देख लेते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, और O2 यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सेम टू सेम यही लिखा है, यहाँ पे लिक्विड लिखा था, यहाँ पे गैस लिखा है, तो हाइड्रोजन गैस लिक्विड फॉर्म में गैस फॉर्म में होती है। तो ये दोनों मिलकर के ये बन जा रहा है CH3OH। अब यहाँ पे L लिखा है लिक्विड फॉर्म, यही लिक्विड फॉर्म ही गलत है, बाकी इक्वेशन कंप्लीट है। बट ये लिक्विड फॉर्म में नहीं, गैस फॉर्म में होता है, इस वजह से ये गलत है, ठीक है? ओके। अब तीसरे वाले में 2mg यहाँ पे सॉलिड है, ओके। O2 गैस है, ओके। और यहाँ पे 2mgO गैस दिखाया जा रहा है, गलत है। गैस नहीं होता है MgO, सॉलिड होगा, ठीक है? ठोस होगा, तो इस वजह से ये गलत है। और यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड अपना है, ये गैस है, H2 गैस है, ठीक है? और यहाँ पे CH2O ये लिक्विड फॉर्म में बन जा रहा है, तो ये अपना सही है।
तो ये जो हार्डकोर फैन होते हैं भाई, फ़ैन होते हैं केमिस्ट्री के, वही ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा-थोड़ा ही समझ पाया हूँ। बाकी आंसर देने की बात की जाए तो मुझसे मेरे से बस का नहीं है, बट ठीक है, जहाँ तक मैंने इस क्वेश्चन को रीड किया, समझा, उसके बाद मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिज़िक्स से आ जाता है। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं जब एक चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर चालक गतिमान है। चालक मतलब धारावाहिक चालक, मतलब एक तार, ठीक? गतिमान है, तो प्रेरित धारा मतलब ऐसे विद्युत क्षेत्र है, उसमें तार जब घुमाओगे तो उसमें धारा प्रेरित होती है, उत्पन्न होती है, तो वो किसके द्वारा होती है? अब देखेंगे यहाँ पे अंगूठे का नियम, बाएँ हाथ का नियम, दाएँ हाथ का नियम है। अब देखिए बात ये है कि जब भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो ये बाएँ हाथ का नियम और दाएँ हाथ के नियम में कन्फ्यूज़न सा हो जाता है, तो उसका मैं ट्रिक बताऊँगा। सबसे पहले बात तो ये दाएँ हाथ के अंगूठे का नियम और मैक्सवेल के कार्क स्क्रू का नियम, ये दोनों के दोनों नियम एक ही चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि किसी तार में जब धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उत्पन्न होता है गोल-गोल वाला, वो किस दिशा में होता है, तो उसके लिए ये दोनों नियम होते हैं। और किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है, तो प्रेरित धारा के लिए अपना दाएँ हाथ का नियम होगा। अब समझें, धारा प्रेरित हो रही है, तो उससे जनरेट हो रहा है, तो जनरेटर, क्या हो रहा है? जनरेटर। जनरेटर जो होगा वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से बिजली बनाओ, बाएँ हाथ से खर्चा करो, दाहिने हाथ से बिजली बनाओ, बाएँ हाथ से खर्चा करो। बाएँ हाथ से खर्चा करने का मतलब मोटर, मोटर जो होती है बिजली खर्चा करती है, हाँ, वो बाएँ हाथ के नियम पर काम करती है, फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम। दाहिने हाथ से जनरेट करो बिजली, बिजली बनाओ, बाएँ हाथ से खर्चा करो। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ से के नियम से बिजली जनरेट होती है और बाएँ हाथ के नियम से खर्चा होती है, मतलब मोटर जो काम करता है वो बाएँ हाथ के नियम पे काम करता है। तो प्रेरित धारा का दाएँ हाथ का नियम है, ठीक है? समझ में आ गई बात? याद रहेगा ट्रिक? आगे बढ़ते हैं। ये अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहे हैं कि पाइप ए टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी और सी क्रमशः पूरे भरे हुए टैंक को 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप ए और बी एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को 5 घंटे के लिए दोनों को साथ-साथ खोला जाता है। फिर बी को बंद कर दिया जाता है और तुरंत ही सी को खोल दिया जाता है। तो टैंक को कितने समय में पूरा भर जाएगा? ये पूरा भरने का कुल समय हमको बताने की बात कह रहे हैं। तो भई देखो, मामला ये होता है कि ए और बी साथ-साथ 5 घंटे के लिए काम कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं, जैसे ए भर सकता है 1 घंटे में 1/8 भाग, और बी खाली कर सकता है, तो खाली कर सकता है तो माइनस में 1/20। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 40। 8 5 6 40, 5 हो गया ऊपर, माइनस 20 दूनी है 40 तो 2 हो गया। घट करके क्या हो जाएगा? 3/40, ये हो जाएगा उनके 1 घंटे का काम। समझ में आ गई बात? 1 घंटे का काम हो गया। ये लोग 5 घंटे तक काम करते रहते हैं, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40, यानी कि 3/8 काम पूरा हो चुका है। हो गया है? हो गया। आप कहोगे हाँ, हो गया है। अब एक काम तो टोटल होता है, टंकी पूरी 1 मान लेते हैं, उसमें से 3/8 भाग अगर भर चुका है तो खाली कितना है? तो हम घटा देंगे, तो 8 एकम 8 में से 3 गए तो 5/8 भाग अभी खाली है। ओके, इतना जब खाली है और इतना जब भर गया, तभी अपना टन बी को बंद कर दिया गया, सी को चालू कर दिया गया। जब सी को चालू कर दिया तो मामला थोड़ा-सा अलग हो गया। ए भर सकता है 1 बटे, मतलब 1 घंटे में 1/8 भाग, और सी खाली कर सकता है 15, तो 1/15 भाग ऐसे खाली कर सकता है, ठीक है? इनका एलसीएम लेते हैं। अब इनका एलसीएम तो देखो, 15 और 8 में कुछ भी कॉमन है नहीं, तो डायरेक्ट गुणा करा दो। 15 अट्ठे पता नहीं कितना होता है यार, कुछ तो होता होगा। 15 अट्ठे 112, अरे 8 पंच 40 नहीं है, 15 अट्ठे 8 पंच 40 का 0 हासिल लेके 4 8 एकम 8 4 12 120, 15 अट्ठे 120 होता है ना, जो पहाड़ा नहीं आता। कोई बात नहीं, अपन कर तो लेते ही हैं। भाड़ में जाने तो 15 एकम 15 उधर 15 हो जाएगा, माइनस 8 इधर हो जाएगा। तो घटा लेते हैं, 15 में से 8 गए 7/120। अब मामला क्या हो गया कि ये दोनों मिलकर के 1 घंटे में इतना काम कर सकते हैं और अपना टोटल काम 5/8 बचा हुआ है। तो हमें सीधे-सीधे समय निकालने के लिए अभी वाला समय निकलेगा। देखो, पहले वाला 5 घंटे का समय अभी ऑलरेडी बीत चुका है। याद रखेंगे, 5 घंटे अभी हमको जोड़ना पड़ेगा बाद में। फिलहाल हम इसको डायरेक्ट ऐसे भाग करेंगे। अब भाग करने के लिए देखो, 5/8 में उलट के गुणा कर दो, 120 बटे अपना 7 कर दो। इससे भाग करोगे तो वही अपना 15 ही तो मिलेगा। अभी तो 15 अट्ठे 120 किया था। तो 15 पचे 75, 15 पचे 75 बटे 7 हो रहा है। 7 से भाग करेंगे, 7 दामा 70, यानी 10 बार जाएगा और 5/7 बच जाएगा। ये 10 घंटे टोटल हो रहे थे, लेकिन 5 घंटे जोड़ने की बात की थी हमने। तो हो जाएगा 15 सही 5/7 घंटों का टोटल समय हो जाएगा, जो कि हो जाएगा दूसरा वाला विकल्प। समझ में आ रही बात? काफ़ी लंबा था प्रश्न, पर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना एक रीज़निंग का क्वेश्चन। रीज़निंग के क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, इसको लंबा सा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कुछ है इसमें नीचे दिया गया है, कुछ ख़ास है नहीं, ठीक है? संबंध ही तो देखना है। मामला क्या बढ़ता है वो देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 392 दिया गया है और 7 दिया गया है। हमको इतना सा पता है कि भई यहाँ पे सीधा-सीधा क्या है, घन-उन का मामला ही चलेगा, ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। देखिए 7 सत्ते 49 होता है, 7 सत्ते 49 होता है और 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है। कितना होता है? 343। अब हम यहाँ पे ध्यान से समझें क्योंकि 9 और 3 जुड़कर कितने हो जा रहा है? तो 12 से लगे 1, 4 4 8 1 9 और 3 392। हमको क्या समझ में आ रहा है कि वर्ग कर रहे हैं और घन कर रहे हैं, उसके बाद जोड़ दे रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 का जो वर्ग होता है 9 9 नवा 81 होता है। क्या होता है? 81 और 9 नवा 81 9 729 होता है शायद, इतना होता है। तो 9 1 10 का 0 यहाँ से ले गए 1, 8 2 10 1 11 यहाँ से ले 1, ये हो गया 810। ऐसे ही किस संख्या का वर्ग और घन यहाँ पे जुड़ा हुआ है? तो विकल्प से ही ट्राई करेंगे हम। पहला विकल्प दिखाई दे रहा है। अब देखिए जैसे 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होता है, घन करेंगे तो 1000 होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है इसका योगफल तो ये होगा नहीं, ठीक है? और 15 के जब वर्ग करेंगे 15 15 में 225 होता है, पीछे 5 मिलता है और घन करेंगे तो भी पीछे 5 ही मिलेगा, 5 5 10 0 मिल जाएगा। इसके भी इकाई के स्थान पे जब 0 मिल रहा है तो भैया ये तो हो नहीं सकता, तो वो विकल्प ऐसे। अब 12 और 11 मामला समझ में आ रहा है? लेकिन करना वही है जो आपको आसानी से हो जाए। जैसा कि मैंने इसको मतलब 12 को भी ट्राई किया, मैंने कहा यार क्या दिमाग लगा रहे हो, 11 ग्राम में 121 होता है, पहले इसको जोड़ लो 11 ग्राम और फिर 11 से गुणा करेंगे 1331 मिलता है। क्या इनको जोड़ अगर इनको जोड़ने के बाद ये नहीं मिला, तो ये सही हो जाएगा और मिल गया तो यही सही हो जाएगा। सिंपल बात है ना? 1 1 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जा रहा है, 3 1 4 हो जा रहा है और 1 हो जा रहा है, तो ये मिल रहा है, तो इसलिए अपना 11 सही हो जा रहा है। ठीक है? बात समझ में आ गई? कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल ही बात है। ओके? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करके ये जो Ba दिया गया है और K दिया गया है, K मतलब पोटेशियम, B से पता नहीं बेरियम होता है क्या? जो भी होता होगा, कि ऑक्साइडों का सही सूत्र का चयन कीजिए। इनमें से कौन-सा होगा सही सूत्र? ठीक है? ये बताना है। तो ये रहा हमारे सामने पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे, पहले यहाँ पे घुसेंगे। बहुत ज़्यादा अंदर घुसना पड़ जाएगा हमको। यहाँ पे हम घुस पा रहे हैं, तब हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे बेरियम है, ठीक है? तो हमको बेरियम Ba और पोटेशियम K के बारे में बात कर रहा था और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करने वाले हैं। ऑक्सीजन भाई साहब किधर गए हो? ये रहे ऑक्सीजन भाई साहब यहाँ पे हैं, ठीक है? ऑक्साइड का मतलब हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, ठीक है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, तो 2,6 होता है, ठीक है? 2,6 हो जाता है। अब देखो आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2,6 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में होंगे। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर जो देगा उसके साथ अपना काम बना लेंगे। अब आ जाता है यहाँ पे पोटेशियम के बारे में, पोटेशियम के बारे में देख लेते हैं। पोटेशियम के यहाँ पे देखो 19 दिखाई दे रहा है और इस वाले श्रृंखला में जितने भी लोग होते हैं उनके बाहरी कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? इस वाले में जितने होते हैं उसमें 2 होते हैं, इस वाले में जितने होते हैं उनमें 3 होते हैं। यही होता है भई पीरियोडिक टेबल का मतलब यही होता है कि वहाँ पे एकदम आसानी से लाइन से चलते रहें। तो इनके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में, तो ऑक्सीजन को तो चाहिए, देखिए पोटेशियम के साथ इनका 1 हो जाएगा तो दूसरे पोटेशियम को लाएँगे, ठीक है? तो 2 पोटेशियम की ज़रूरत हो गई, तो यहाँ पे K2O जो होगा वो K2O जो पोटेशियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। सॉरी पोटेशियम नहीं, कार्बन डाइ CO2 CO2 हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम डाइऑक्साइड। सही है, चल रहा है, सही चल रहा है। और जैसे बेरियम की बात करेंगे जिसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बेरियम जो होगा और ऑक्सीजन जो होगा, भई इन दोनों के पास इनको 2 की आवश्यकता है, इनके पास 2 ज़्यादा है, तो दोनों के पास ऐसे सीधे-सीधे एक और जुड़ जाएँगे, तो BaO हो जाएगा। तो BaO और K2O ये करके अपना संबंध बनाएँगे, अपना बन जाएगा जो भी बनना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो भई अपना यही दिखाई दे रहा है, BaO और K2O अपना ऑक्साइड बन गए। अब ये बात तो समझ में आ गई, अब आप कहोगे कि सर हमको याद कैसे रहेगा? भाई मुझे खुद नहीं याद है तो मैं क्या ही बताऊँ। मैं बस चीज़ों को बता दे रहा हूँ यार, ऐसे आपको पढ़ाते-पढ़ाते मेरे को भी याद हो रहा है और क्या ज़िंदगी चल रही है मस्त है, और क्या चाहिए। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से कह रहे हैं ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब यार ये सच में हमको कुछ पता ही नहीं है, हमने इसमें पढ़ लिया और आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रीजनिंग से हो जाता है। रीजनिंग में इसमें बैठक व्यवस्था है। बैठक व्यवस्था में भी वैसे देखो ये क्वेश्चन लंबा है तो इसको करने के बजाय इसको छोड़ देना और छोड़ने के बाद जब आखिर में समय बचा रहे तब इसको हल करना। फिलहाल तो हम इसको बता ही रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते थे। एक निश्चित संख्या में कितने लोग हैं नहीं पता है। व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ए डी के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा है। तो भाई साहब जो ए है वो डी के बाईं ओर चौथे स्थान पे 1 2 3 ये देखो चौथे स्थान पे डी के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा दिया हमने।
ठीक है। पी और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए पी और एल के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन अभी इनमें कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। के एल के बाईं ओर, के जो है एल के बाईं ओर, एल के बाईं ओर यहाँ पे हम नहीं रखेंगे। एल के बाईं ओर, बा बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो ठीक बगल में जब बैठा है तो फिर क्या ही दिक्कत है? देखो जो के है वो एल के बाईं ओर, हम यहाँ पे नहीं बिठा रहे हैं क्योंकि मामला गड़बड़ा जाएगा। इस वजह से नहीं बिठा रहे हैं हम। अभी यहाँ पे सारे संबंध को हम बना दे रहे हैं, उसके बाद इकट्ठा लाइन में लगाएँगे। डी जो है के बाईं ओर चौथे स्थान पे है। जो डी है भाई साहब वो के बाईं ओर चौथे स्थान पे, के बाईं ओर देखो चौथे स्थान पे बैठ गया ना डी। लेकिन डी एक बाईं-दाएँ करके अपने ठीक एक पोज़ीशन पे बैठा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे भी हमको ठीक पोज़ीशन पता है। तो डी के बाईं ओर है तो 3 लोगों को खाली छोड़ करके, 3 लोगों को खाली छोड़ कर के को क्यों ना बैठा दिया जाए। तो के जो यहाँ पे कह रहे हैं डी के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा, तो डी के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठ गया। अच्छा ये हो गया। अब जो के है और एल के बीच का संबंध हमको पता है, तो एल को भी इधर बैठा देते हैं, क्योंकि इसमें कह रहे थे कि एल के ठीक बगल बाईं ओर बैठा, तो वो भी बैठा देते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि पी के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। देखो यहाँ पे इस चीज़ के लिए ही, क्योंकि इनमें 2 लोगों का गैप था, तो अपना एल इधर होकर के एल 2 लोग छोड़ कर के पी इधर भी बैठ सकता था, क्योंकि 2 लोग बीच में बैठे हैं ना, दाएँ और बाएँ तो कहा नहीं था, इस वजह से यहाँ पे अलग-अलग चीज़ों को समझना था। तो यहाँ पे पी जो है के दाहिनी ओर है, के दाहिनी ओर इधर वाली दिशा होती है। अब एल और पी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो 2 लोगों को छोड़ कर के पी को बिठा दो। सब लोग बैठ गए ना, और तो पंक्ति में अन्य कोई नहीं बैठा है, तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो काउंट कर डालो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 अपना सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया प्रश्न ये? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य आम्रवर्षा मैंगो शावर के शब्द से संबंधित है? तो केरल और कर्नाटक मैंगो शावर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसमें प्लस का अर्थ गुणा है, और गुणे का मतलब ये सब कुछ है अपना, वो तो देखेंगे ही। तो थोड़ा सा जूम करते हैं, अपन चीज़ों को देखते हैं। जैसे 4 है, यहाँ पे जो प्लस दिया है, प्लस का अर्थ गुणा है तो गुणा लगा दिया 22, और गुणे का अर्थ भाग है तो भाग लगा दिया 2, और भाग का अर्थ घटाना है, घटाना लगा दिया 4, और घटाने का अर्थ जोड़ है तो जोड़ लगा दिया 9, भाग दे दिया तो 11 आ जाएगा, 11 चौके 44 हो जाएगा, 44 में 4 घट दिया 40 हो गया, और 9 जुड़ गया तो 49 हो गया। 49 अपना सही जवाब हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ गया है कि एक पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर 35 साल है। अंतर वाली सवालें बहुत आसान होती हैं, ठीक है। अब से 5 साल बाद पिता पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु, तो ऐसे मान लीजिए पुत्र की वर्तमान आयु 25 साल है, तो 5 साल बाद ये कितने का होगा? 30 का होगा। और कह रहे थे ना पिता जो होगा पुत्र का दुगुना हो जाएगा, तो मान लीजिए अगर पुत्र 30 का होगा, पिता सीधे-सीधे 60 का होगा। तो अंतर जो होता है 35 साल, वो कभी चेंज नहीं होता। 35 साल जो अंतर दिया है वो कभी चेंज नहीं होगा, पुत्र कितने भी छोटे या बड़े हो जाएँ। तो यहाँ पे अंतर जो आपको दिखाई दे रहा है, वो तो दिखाई दे रहा है 30 साल का, तो ये जो होगा अपना उत्तर तो बिल्कुल नहीं होगा, शायद हो सकता। ऐसे ही चेक करना है। जैसे यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु 30 साल है, 5 साल बाद दुगुना होगा तो इसका 35 कर दिया हमने, क्योंकि 5 साल बाद। ये तो पुत्र हो गया। पिता उसका दुगुना 70 होगा, 35 दूनी है 70, क्या इनका अंतर 35 साल है? तो आप कहोगे कि हाँ, 35 साल अंतर तो दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से अपना 30 साल सही जवाब हो जाएगा। बाकी विकल्पों को भी चेक करोगे तो ये सब सारी शर्तों को नहीं सैटिस्फाई कर पाएगा। तो इस प्रकार से अपना उत्तर 30 साल सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है कि लवण जल का के विद्युत अपघटन द्वारा कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। अब ये लवण जल वाला जो एक प्रक्रिया होती है, कुछ लंबी सी एक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें ब्राइन लिखा गया है, ब्राइन, ब्राइन, ब्राइन। जल आधारित सोडियम क्लोराइड को अत्यधिक सांद्रित विलयन है, मतलब इसमें सोडियम क्लोराइड में विद्युत अपघटित होता है, अपघटित होता है, और कैथोड पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। इस दौरान एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये प्रक्रिया है। प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास पाइप और टंकी से संबंधित। इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी अ, खाल खाली करने वाले पाइप हैं और सी भरने वाला पाइप है। ए और बी पूरे टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि सी की डिटेल नहीं दी गई है, और आप देखेंगे कि सी के बारे में ही पूछा जा रहा है, सी की डिटेल ही पूछी जा रही है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टैंक का 1/9 भाग खाली करने में 1/4 घंटे का समय लगता है। तो सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने समय में, कितने घंटे में भर सकता है, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो भाई बात ये है कि ये जो है और ये जो है ये खाली करने वाले हैं।
तो हम आमतौर पे इनको माइनस में लेते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि 1/9 भाग जो है वो भी खाली ही हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, थोड़ा-सा अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, गलत स्थिति में चले जाएँगे। देखिए जैसे ए 15 घंटे में खाली कर सकता है, बी 18 घंटे में खाली कर सकता है और सी भरने वाला है और यहाँ पे भी खाली करने वाला मामला चल रहा है, तो हम बड़े आराम से खाली करने वालों को प्लस में ले लेते हैं। जैसे कि 1/15 जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1/18 भी हो जाएगा और जो अपना भरने वाला था, भरने वाले को हम माइनस में ले लेते हैं, 1/c लिख लेते हैं कि ये खाल भर रहा है। यानी कि भरने का मतलब क्या है, ये जो 2 लोग काम कर रहे हैं उसका उल्टा अपोज़िट काम कर रहा है, इसलिए उसे माइनस में लिख लिया गया। अच्छा ये तो जब जोड़ा जाता है तो ये तीनों के 1 घंटे का काम होता है, ठीक है? चूँकि ये घंटे में क चल रहा है तो ये 1 घंटे का काम तीनों का हो जाएगा और इनको यहाँ पे कहा गया है कि ये 1/4 घंटे तक ये चलता है, तब जाके 1/9 भाग खाली कर पाते हैं। तो 4 एकम 4 एक 5 ये हम इसमें समय से गुणा कर देंगे, यानी 5/4 से अगर हम गुणा कर देंगे जो कि यहाँ से मिला यहाँ से, तब हमको मिल जाएगा कितने भाग के बराबर? 1/9 भाग के बराबर जितना वो खाली हुआ है। यही तरीका है इसको हल करने का। 18 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 90? 90 ले लेते हैं। 90 एलसीएम हो जाएगा, 18 पंचे 90 होता है, 15 छक्का 90 होता है, तो यहाँ पे 6 और 5 आ जाएँगे और इसका जो है 4 को उधर पहुँचा दो, 5 को नीचे पहुँचा देते हैं। -1/c दिखाई दे रहा है बराबर आपका 4/5 9 45 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, ये 1/c जो है उसको उस पार भेज देते हैं और 4/45 को इस पार ला देते हैं। पहले तो 6 5 11/90 दिखाई दे रहा है, ठीक है? और -4/45 हो जाएगा और बराबर 1/c हो जाएगा जो कि प्लस में हो जाएगा। अब 45 और 90 का एलसीएम कितना होता है? 90 ही होता है। तो यहाँ पे 11 ही रहेगा। 45 दूनिया 90 तो 4 दूनिया 8 हो जाएगा। घटाने के बाद कितना मिल जाएगा? हमको सीधे-सीधे 3 मिल रहा है, घटाने के बाद 3 मिला। 3 से काट देंगे 90 को तो 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1/30 मिलने का मतलब होता है, जो सी होता है, सी अपना है, वो 30 घंटे में टैंक को पूरा भर सकता है। समझ में आया? 30 घंटे में पूरा भर सकता है, ये मामला हो गया। अब हमको यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका 2 30 हमें पूरा नहीं भरना है, 2/3 भाग ही भरना है। 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। तो भैया अगर यहाँ पे 1 घंटे का काम 1/30 है, पूरा काम कितना है? 2/3 है। तो 2/3 में ही भाग कर देंगे यही 1/30 से। 30 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है? मतलब भाग कर रहा है तो गुणा हो जाएगा। 1/30 से भागेंगे तो 30/1 से गुणा हो जाएगा। 3 से काट देंगे 30 को तो 10 मिल जाएगा, 10 दूनी ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ऐसे में हमको पता चल जाएगा कि 20 घंटे में ये भर सकता है। क्वेश्चन को हमने कुछ ज़्यादा ही लंबा बताया, कुछ लोग आसान तरीके से बताते हैं। उत्तर तो आता ही है, अब जैसा जो करता है भाई उसका अपना तरीका है। चलो अगला वाला प्रश्न देखते हैं। भाई मैं कभी-कभी ज़्यादा लंबा बता देता हूँ और मैं बुरा नहीं मानता, मैं अपना ऐसे ही करता हूँ, अपना ऐसे ही चल जाता है अपना। ठीक है, सबका अपना-अपना तरीका होता है। अरुण ने 25 बटा कह रहा है, 25 में 8 की दर से केले खरीदे। तो इनका जो कास्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया, वो क्या हो गया? 25/8, ठीक है? 1 केले का दाम ऐसे हो गया और 20 में 6 की दर पे बेच दिए। सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, वो 20/6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, तो देखो यार इसमें कास्ट प्राइस ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ये कैलकुलेट करने के लिए हर तो बराबर होना चाहिए। तो 8 और जो 6 है, 8 तिरिक 24, 6 चौक 24। तो इसमें देखो 8 तिरिक 24 तो 3 से गुणा कर दो, 25 तियाँ ये हो जाएगा 75/24, ठीक? और यहाँ पे 6 चौके 24, 4 से गुणा कर दो, तो मिल जाएगा 80/24। तो 75 देखो यहाँ पे 75/24 यानी 75 में खरीदा, 80 में बेचा। सीधे-सीधे दिखाई दे रहा है ₹5 का लाभ। तो प्रतिशत लाभ हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है? आप कहोगे कि 5/24 का लाभ हो रहा है। कास्ट प्राइस कितना था? ये 75/24 था। 24-24 काट दो भैया, अपना 100 से गुणा तो करना पड़ेगा परसेंटेज में बदलने के लिए। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, ऊपर 4 पंचे 20 हो रहा है, नीचे हो रहा है 3, 3 से भाग करोगे 3 छंग 18, 6 बार जाएगा और 2 बचेगा, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3% लाभ हो जाएगा। यहाँ पे 6 सही 2/3 और कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाता लाभ और हानि में। फिलहाल लाभ अकेले है तो लाभ है। ठीक है? समझ में आ गई बात। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कि गुणे का अर्थ घटाना, वही सारी चीज़ें हैं। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा? तो कैसे किया जाएगा? देखेंगे पहले, ये अपना 27 है। तो भाग का अर्थ प्लस है, हमने बना दिया, 288 लिख दिया और प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा लगा दिया, 2 लिख दिया। गुणे का अर्थ घटाना है, घटाना लगा दिया, 2 लिख दिया। फिर गुणे का अर्थ घटाना है तो घटाने की जगह फिर 2 लगा दिया, 22 लगा दिया। माइनस घटाने का अर्थ भाग है, तो भाग लगा दिया और 2 लगा दिया। बहुत मुश्किल सवाल पे चले गए हैं।
2 से 22 को भाग कर देंगे तो 11 मिल जाएगा, और ये 11 माइनस में ही रहेगा, ये अपना माइनस छोड़ के जाएगा नहीं इसको, ठीक है। और फिर गुणा कर लेते हैं। 2 और 16 हो जाएगा, 2 और 16 यहाँ से लगे, 2 और 16 एक 17, यहाँ से लगे 1, 2 दूनी 4 1 5, इतना मिल गया है। अच्छा, ये 27 प्लस में है तो 27 प्लस में जाएगी, और ये 2 और 11 दोनों लोग माइनस में है तो ये घटाए जाएंगे। 11 2 13 होता है। तो ऐसा कर लेते हैं, एक बात ऐसा कर लेते हैं कि हमको गुणा करने पे तो मिल गया ही, 11 और दो दोनों लोग माइनस में है तो माइनस में 13 हो गया है। ऐसा कर लेते हैं, 27 में से 13 घटा लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। 7 में से 3 गेंद कितना बचेगा, 4, और 2 में से 1 गेंद 1। अब जोड़ लो, 0 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 580 दिखाई दे रहा है। अरे एक हाथ से जोड़ना भूल के, 7 1 8 1 9 होगा, सॉरी। विकल्प में जो दिखाई दे रहा है 590, हाथ से जोड़ना भूल गया था गलती से, तो वही हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत लंबा सा दिखाई दे रहा है कि MNOP एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। तो अगर या तो ये आयत हो सकता है या तो ये वर्ग हो सकता है। क्या होता है? पतंगाकार नहीं हो सकता है, क्योंकि पतंगाकार ऐसे वाला चतुर्भुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं हो सकता। और समचतुर्भुज भी नहीं हो सकता, क्योंकि समचतुर्भुज ऐसा होता है जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता। ठीक है, सॉरी, ये मैंने समांतर बना दिया। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं, पर उसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। वर्ग और आयत को हमने ऑप्शन में रखा, आगे देखेंगे। MN भुजा PO, पहले तो नाम लिख देते हैं, MNOP, और ये NOP, ठीक है। एमएन भुजा एमएन भुजा जो है ये बराबर है पीओ के, सही बात है। एमपी भुजा ये वाली जो है, 3 लाइनें खींच देता हूँ, एनओ के बराबर है, इसके बराबर है, चलो अच्छी बात है। दोनों विकर्ण 90 पर प्रतिच्छेद नहीं करते। देखो वर्ग में जो है तो 90 पर प्रतिच्छेद करते हैं, इतनी बात तो याद रखेंगे। वर्ग जब रहेगा तो उसमें प्रतिच्छेद करते हैं ना, जो समचतुर्भुज होता है उसमें भी प्रतिच्छेद करते हैं विकर्ण 90 पर, ठीक है। जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें भी 90 पे प्रतिच्छेद करते हैं। बट जो अपना आयत होता है इसमें प्रतिच्छेद नहीं कर पाते 90 पे, 90 से कम या ज़्यादा वाला कोण बन जाता है। तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, वो आयत है, ठीक है। डिटेल आपको पता रहेगी तो आप इसको कर पाएंगे, नहीं पता रहेगी तो मुश्किल हालात में फंस जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि एक तालिका से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है, हालांकि प्रश्न बहुत आसान है। इसमें कह रहे हैं कि नीचे दी गई तालिका में एक स्कूल में वर्ष 2002 से 2006 तक के 3 विज्ञान प्रयोगशालाओं, 3 प्रयोगशालाएं होती हैं, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाएं होती हैं, में रसायनों का उपयोग लीटर में प्रदर्शित किया गया है। लीटर में कितने लीटर उसमें रसायन का उपयोग किया गया है। अध्ययन तालिका का मतलब तालिका का अध्ययन करके उत्तर का प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको ये तालिका दिखाई दे रही है, ये जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। आगे प्रश्न में 2002 से 2006 तक के जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में रसायनों का कुल उपयोग लीटर में, और रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला में रसायनों का कुल उपयोग लीटर में का अनुपात। तो यहाँ पे जीव और रसायन का कुल उपयोग का योग, मतलब जो भी है तो जोड़ लेते हैं। जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़ का अनुपात ही निकालना पड़ेगा, वही करना है हमको, अनुपात ही निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात ही तो निकालना है ना। हाँ, ये देखो अनुपात ही निकालना है, इसमें अनुपात कहा जा रहा है और अनुपात में विकल्प भी दिए गए हैं। तो देखेंगे, योगफल देख लेंगे, बस सिंपल सा जोड़ना है जीव विज्ञान वाला, भौतिक विज्ञान का कोई काम नहीं है। तो 2 1 3 7 3 10 11 3 14, 14 4 हासिल लगे 1 हो गया, और जोड़ देते हैं 9 9 18, 9 9 18, 18 6, 18 6 कितना होता है, 24, 24 8 32, 32 और 5 32, 32 5 कितना होता है, 37 होता है, 32 5 37 1 38, इतना हो गया। कितना गंदा जोड़ है मेरा, खैर कोई बात नहीं। 7 1 8, 8 7 15, 15 9 24, 24 24 2 26, 24 2 26, हासिल लगे 2, 4 5 9 5 14, 14 26, 7 27, 2 29, इतना मिल गया है। अब ये गिनतियाँ 2 से कट रही हैं, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी है 4, और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 से कट रही हैं, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 से कट रही हैं, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 से फिर कट रही हैं, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 48 37, बस नहीं कट रही अब देखो यहाँ पे, देखो 48 37, यहाँ पे 37 48 भी दिया है, लेकिन ये नहीं होगा, ध्यान देना। 48 हमको पहले मिला, ठीक है, याद रखना, फिर 37 बाद में मिला था, जैसे मिला वैसे लिखना, ये नहीं कि अपना लगाने लगो दिमाग। अरे सर, अरे मोरी मैया मर गए, ऐसे उल्टा भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता भैया, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जीव विज्ञान पहले बोला, रसायन विज्ञान, अरे रसायन विज्ञान कहाँ भाग गए, जीव विज्ञान उसने पहले बोला, रसायन विज्ञान पहले बोला, जीव विज्ञान हमने पहले जोड़ा, रसायन विज्ञान हमने बाद में जोड़ा, इस वजह से नहीं हो सकता। समझ में आई बात? दिमाग ज़्यादा मत लगाया करो।
चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि शब्द है QUIRKY, पता नहीं क्या नाम है, जो भी होगा, कि पहले और चौथे अक्षर को आपस स्थान बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और पांचवें को आपस में बदल दिया जाए उसी पैटर्न में, तीसरे और छठे अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए। यदि सभी अक्षरों अक्षरों को बाएं से दाएं गिना जाए तो इस प्रकार बने शब्द में दाएं से चौथा अक्षर है जी। तो दाएं से चौथा अक्षर कौन होगा? अच्छी बात है। पहले को चौथे से देखो भैया, QUIRKY था ना, तो पहले को चौथे पे, यहाँ पे देखो चौथे पहुंचा दिए और चौथे को पहले पे पहुंचा दिया, समझ में आ गया। और इसमें कह रहे हैं दूसरे को पांचवे से, दूसरा जो है वो पांचवे के स्थान पे चला जाएगा, पांचवा दूसरे के स्थान पे आ जाएगा, और ये पहले यहाँ पे तीसरा कह रहे हैं छठे के बदल जाएगा, छठा तीसरे पे आ जाएगा। ये बाएं से और ये दाएं से, ठीक है। इस प्रकार बने दाएं से चौथा अक्षर, दाएं से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा कौन है? वाई है, तो वाई अपना सही जवाब हो गया। क्या बेकार सवाल है। चलो देखो, बैठक व्यवस्था का, मतलब बैठक व्यवस्था तो नहीं है, ये डिब्बा ऊपर नीचे बिल्डिंग वाला सवाल है, तो सवाल भी बहुत आसान ही रहता है, कुछ होता है नहीं। स्ट्रॉबेरी, सेब, लीची, चेरी और नाशपाती जैसे विभिन्न फलों वाले 5 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है, किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे को इस ढेर के ठीक मध्य में रखा गया है। तो भैया यहाँ पे केवल 5 लोगों की बात ही की जा रही थी, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। स्ट्रॉबेरी को यहाँ पे हम स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी हमने रख दिया, बीचों बीच रख दिया, ठीक है। नाशपाती वाले डिब्बे को लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे रखा गया है। लीची के ठीक नीचे, लीची ऊपर है, ठीक है, नाशपाती पाती नीचे है, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई, इसको रखे रहेंगे। चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे के बीच केवल सेब वाला डिब्बा है। सेब, मतलब सेब यहाँ पे भी हो सकता है, सेब यहाँ पे भी हो सकता है। चेरी और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी तो फिक्स है, चेरी और स्ट्रॉबेरी के बीच में केवल सेब वाला डिब्बा है। अच्छा, सेब बीच में आएगा, सेब इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, चेरी इधर, इधर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। आगे देखते हैं, सबसे निचले वाले स्थान पर डिब्बे पर में नाशपाती है। देखो नाशपाती यहाँ पे भी नीचे थी, ठीक है, और नाशपाती सबसे नीचे है, तो यहाँ पे हम नाशपाती रख देते हैं। नाशपाती हमने यहाँ पे रख दी, और उसके हिसाब से लीची भी ऊपर रहेगी, यहाँ पे लीची हो गई है, ठीक है। और चेरी स्ट्रॉबेरी के बीच में सेब वाला डिब्बा है, तो यहाँ पे चेरी ऊपर हो गई और यहाँ पे बीच वाला सेब हो गया, है जी। चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे के बीच केवल सेब वाला डिब्बा है, ठीक है, सबसे नीचे। कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर से दूसरे स्थान पे है? दूसरे पे सबसे पहले चेरी है, दूसरे स्थान पे सेब है, तो सेब अपना सही जवाब हो गया। इसमें तो भाई, इसमें वही है, इसको पढ़ते पढ़ते ही थक जाओ, है प्रश्न में कुछ नहीं, बस थकाना है, ठीक। चलिए देखिए, तो बैठक व्यवस्था का एक प्रश्न जिसमें दिया गया है कि RSTUVW 6 चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई हैं। क्या मस्त बात है। वृत्ताकार में भोजन मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो भैया बात यह है कि ये वृत्ताकार हो गया, मेरे पास वृत्त बनाने का एक ऑप्शन टूल है ना, अच्छा वाला टूल यूज करने कर रहा हूँ मैं, और ऐसे लाइनें खींच देता हूँ मैं, ताकि 6 लोगों की पोजीशन निर्धारित हो जाए, ठीक। अब यू एस के दाहिनी ओर, एस पहले बना लेते हैं, एस के दाहिनी ओर ये होता है सब, यू एस के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, तो पहला ये हो गया, दूसरे स्थान पे यू यहाँ पे बैठा दो। टी टी जो है यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यू के दाहिनी ओर इधर की ओर देखो, टी ठीक यहाँ पे बैठा है, टी यहाँ पे बैठा दिया, ठीक बगल में बैठा है। आर डब्लू और टी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। आर जो है डब्लू और टी, आर जो है डब्लू और टी, आर यहाँ पे बैठा दो भैया, तभी वो डब्लू और टी के, डब्लू यहाँ बैठा दो तभी आर डब्लू और टी के ठीक बगल में बैठ पाएगा। फिर यहाँ पे कौन बच जाता है? वी बच जाता है, वी को बैठा दो। एस के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? एस के दाहिनी ओर ठीक बगल में वी बैठा है, तो वी अपना सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आ गया ये, कोई समस्या नहीं हुई, कोई इसमें ज़्यादा झेलने वाली बात नहीं हुई। इस क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं और देखते हैं कि वृत्ताकार मेज वाला फिर से सवाल आ गया। पहले वाला भी वृत्ताकार मेज पे बैठा थे, फिर मेरे उस मौसेरे भाइयों को फिर से बैठा दिया। यार इतना ज़्यादा क्वेश्चन आ गया इसमें। भाई साहब, इसके लिए और अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो तो छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी हो जाता है ये मामला, बहुत अच्छा सा आसान सा है ये। चाहिए तो 6 लोगों को बिठा देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बिठाते, थोड़ा नीचे बिठाते हैं, क्योंकि अपने को साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। चलो 6 लोग हैं, देखो ABCDEF, 6 लोग हैं, तो ऐसे देखो, ऐसे बन दिना लाइन खींच दोगे, 6 लोगों की अच्छे से पोजिशनिंग हो जाएगी आराम से, ठीक है।
केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं तो कहाँ बैठेंगे भैया, मुँह कभी-कभी बाहर की ओर मुँह करके भी बैठ सकते हैं। तो केंद्र की ओर मुँह करके बैठने में बार-बार कहने का मतलब होता है कि भैया जैसे ये अंदर की ओर झाँक रहे हैं, तो ये इसका दाहिना हो गया, ये इसका बायाँ हो गया। यही समझाने के लिए कहते हैं। तो ये कहते हैं कि ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, तो हम यहाँ पे सी को बैठाते हैं, सी के बाईं बाईं ओर ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, ए बिठा दो भैया। एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एफ को ठीक बगल में बिठा दो सी के, ठीक है। डी, ए और ई, डी जो है ए और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ए यहाँ फिक्स है तो ई को यहाँ बैठाओ ताकि बीच में डी को बैठा सको, ताकि दोनों के बगल में डी बैठ सके। बैठ गया, बहुत अच्छा है। ये बहुत बेहतरीन व्यक्ति है, बहुत अच्छे से बैठ जाता है। ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? ए के दाहिनी ओर, ये देखो दाहिनी ओर पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे। ओह भगवान! इस पे तो किसी को बैठाना, अच्छा यहाँ पे छूट गया था कोई। कौन छूटा है भैया? ए बी छूटा है, बी को बैठा दो। तो बी अपना सही जवाब हो गया। मैं तो सोचा यार कि यार कुछ तो गलती हो गई, मैं तो डर गया था। ओए मैया मैं तो डर गया हूँ, लेकिन ठीक है, अपने को आ गया। चलो यार अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये अब दिशा भ्रम कर रहे हैं भाई। यस उत्तर की ओर, मुँह उत्तर की दिशा की ओर था और वह अपने घर से अपनी दाईं ओर 10 मीटर चलता है। अरे बाप रे! ये क्या बेवकूफ़ी है? जब उत्तर की मुँह है तो दाईं ओर क्यों जा रहा है? अच्छा ठीक है, जाने दो। मान लेते हैं ये देखो अपना है, इसका मुँह उधर उत्तर की ओर है, ऊपर की ओर इधर की ओर है, लेकिन वो उधर जा नहीं रहा है। याद रखना है, मुँह इधर तो है लेकिन जा नहीं रहा है, दाहिनी ओर जा रहा है, तो दाहिनी ओर घुसा दो। ये 10 मीटर, 10 मीटर चल के क्या कर लोगे बे? उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अच्छा अब इधर की ओर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर कितना चलेगा? तो 20 मीटर ऐसे चला दो बाईं ओर। दाएँ-बाएँ से अपना समझ लेना यार, ये मैं कुछ ज़्यादा फ़ास्ट कर रहा हूँ। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चला दो भैया, 20 मीटर चला दो। फिर बाएँ मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर चला दो। लो भैया हम 10 मीटर चला देते हैं, इसका आधा ही चलाएँगे। हुँ, 10 मीटर चलता है। उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाएँ मोड़ दो और वह 10 मीटर चलता है, 10 मीटर फिर चला दो भैया, 10 मीटर और चल गया। अ, फिर वह दाएँ मुड़ता है, दाएँ मुड़ गया। 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चला दो, लो 10 मीटर चल गया। अब उसका मुँह किस दिशा की ओर है? ये दक्षिण मुँह देखता है, दक्षिण में। ठीक? दक्षिण की तरफ वो देख रहा है। हो गया, समझ में आ गया? टोटल हो गया ना? कोई समस्या नहीं? 10 इधर गया, 20 ऊपर गया और 20 इधर गया। तो 10 और ये 10, ये 20 के बराबर, ये 10 इस 20 के बराबर। टोटल जहाँ से पहुँचा था वहीं मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गया है। उत्तर के मुँह शुरुआत में था, अभी दक्षिण में मुँह बाद में हो गया। ठीक? चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि यदि इसके बराबर मतलब 4a + 3b बराबर 2c है, तो 4a यही वाला 4a का क्यूब, फिर यही वाला 3b का क्यूब, फिर यही वाला जो 2c है उसका क्यूब, इनका योगफल कितना होगा? तो ये 2 फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि यदि a + b + c तीनों का योगफल 0 हो, तब a क्यूब + b क्यूब + c सॉरी c क्यूब बराबर होता है 3abc, ये होता है। ठीक है? समझ में आ गई बात? बिल्कुल। अब आप कहोगे कि सर ये कहाँ मिल रहा है? तो अगर 2c को इधर भेज दोगे तो 4a + 3b प्लस में, सॉरी मैं बहुत गंदा लिख रहा हूँ, फिर से लिख देता हूँ। ये 4a + 3b, अरे सी वाला उधर जाके माइनस में तो होगा, लेकिन हम उसको -2c को कैसे कोष्ठक में बंद कर सकते हैं, उसके बराबर 0। इस बार क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ये मिल गया ना, a + b + c बराबर 0। तो इनके होल क्यूब बराबर क्या होगा? वो हो जाएगा 3abc, यानी इन तीनों का गुणनफल, यानी कि गुणित 4a गुणित 3b गुणित -2c। ये माइनस भी रहेगा, कोष्ठक में बंद रहेगा भला के। अब ये माइनस को बाहर लिख दो ऐसे ही। अब ये गुणा करा दो, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 12 छंग 72, 72 हो गया। और एबीसी तो रहेगा ही, एबीसी रहेगा माइनस 72, 72 एबीसी। तो अगर वो जो सर्व संख्या हमने पहले लिखी वो याद रहेगी तो आप इसको कर पाएंगे, अगर नहीं याद रहेगी तो आप कहेंगे कि ओ माय गॉड टुरु लब। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं यदि किसी विशिष्ट आंकड़ों का माध्य बहुलक 12 21 है, तो अनुभविक संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो भैया इनका जो तीनों का संबंध होता है वो क्या होता है? वो होता है बहुलक। बहुलक बराबर, सॉरी बहुत गंदा लिखा है मैंने, 3 गुणित माध्यिका, माध्यक लिख देते हैं, माध्यिका भी लिख सकते हैं, -2 गुणित माध्य। अब आप कहोगे ये आपको याद है? बिल्कुल याद है, देखो इसमें 4 अक्षर हैं, ये सबसे बाहर है, बराबर। तो इसमें देखो 3 अक्षर है तो 3 से गुणा, 2 अक्षर है तो 2 से गुणा, ऐसा करके याद किया जाता है, यही याद करने का ट्रिक होती है। अब देखो माध्य 12 था और बहुलक 21 था, तो बहुलक की जगह 21 रख दिया, बराबर 3 गुणित
माध्य के बार-बार माध्य कौन लिखे 2 x लिख देते हैं और 2 गुणित माध्य, 2 गुणित माध्य कितना था 12 लिख दिया हमने। 12 दूनी ये 24 हो जाएगा, 24 इधर जाके जुड़ जाएगा। तो 24 इधर जा देखो इधर माइनस में था तो जुड़ जाएगा। 5 45 हो रहा है तो 3 x हो रहा है ना ये, बराबर 3 x हो रहा है तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 3 45 तो x की वैल्यू 15 मिल जाएगी। ठीक, तो ये रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। ओके। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, पर मुझे चिंता हो गई भाई साहब। क्या? कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? भैया बात ये है कि हाँ 11 से विभाज्य का नियम हमने पढ़ रखा है, समझते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के लिए कहाँ समझते हैं यार, इसको समझने लगेंगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी। अब आप कहोगे कि क्या कहते हैं कि अ, सम स्थानों पर जो भी अंक है उनको जोड़ दो, विषम स्थानों पे जो भी अंक है उनको जोड़ दो, उसके बाद अंतर कर दो, 11 से कट जाएगा तो उत्तर मिल जाएगा। लेकिन गुरु बात ये है कि इतनी बड़ी 4 विकल्प हैं भाई, छोटे-मोटे चीज़ें नहीं है कि अपन चेक कर लें हर एक के साथ में। इसको चेक करने लगेंगे तो 4-5 मिनट, 6-7, 10 मिनट चला जाएगा और खत्म नहीं होगा, ज़िंदगी खत्म हो जाएगी हमारी यार, और बोर हो जाएँगे सो अलग। हाँ, पर इसमें भी थोड़ी अच्छी बातें इन्होंने दी है कि आप देख रहे हो 3, 5, 9, 2, 4, 7, 6, 1, 5, 4, 4, 7, 5, 3, 6 और यहाँ तक कि 9 इतनी तक संख्याएँ इन्होंने सेम टू सेम दी गई हैं। तो इससे क्या लाभ मिलेगा? अब आप कहोगे इस मतलब कहोगे ना कि इससे क्या लाभ मिलेगा? तुम काहे उखाड़ लोगे? तो भई हमको यही समझ में आ रहा है कि 9 तक की अगर गिनतियाँ सेम हैं और अगर किसी एक गिनती में हम ट्रायल करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ, यहाँ से भी विभाज्य करते थे, आखिर में जो भी एक गिनती मिलती है उसके साथ कंपेयर करें, तो हम ईज़ी से चारों को हम काउंटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अपन किसके साथ उत्तर में जा सकते हैं। लेट मी ट्राई ये एक प्रयोग है और प्रयोग अगर सक्सेसफुल होता है तो तालियाँ, नहीं तो गालियाँ। सबके लिए तैयार रहते हैं। इसलिए ट्रायल करके देखते हैं पहले वाले विकल्प के साथ में, उसके बाद जो भी ज बचेगा उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रकार का ट्रायल है, देखते हैं कि अगर काम बन पाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बन पाएगा तो क्या ही जाता है अपना। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझ पाएँगे आप। तो 11 तिहाई 33 बचेगा 2 और 70 तो फिर और तो 11 दूनी 22 बचेगा कितना 7 अच्छी बात है। अरे प्रभाव पहुँचे तो हैं। 7 बचा है यहाँ पे, 7 से मतलब है 72 दिखाई दे रहा है। 11 छक्के 66 11 छक्के 66 हो जाएगा। 6 4 4 4 दूनी 4 दूनी 6 और 6 बचेगा तो 6 3 9 33 नहीं कट रहा है। ऐसे ही यहाँ पे 7 बचा रहेगा तो 78 दिखाई दे रहा है, ये भी 11 से नहीं कट रहा है। यहाँ पे 7 बचेगा, 71 होगा, 11 छक्के 66 66 6 71 66 में से जब 71 घटाएँगे, 71 में 66 घटाएँगे बचेगा 5, 11 पचे 55 इस प्रकार से ये कट जाएगा। अरे! मरे मैया मर गए। अरे यार! कोई बचाओ मैं। क्या बकवास कर दिया है। ऐसा कौन करता है भाई? हैं? इससे अच्छा इस सवाल को छोड़ देना भाई। कि अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें एक श्रृंखला दी गई है और पूछ रहे हैं अगला वाला पद क्या होगा? अगला वाला पद ज्ञात करने के लिए थोड़ा अच्छा से देखते हैं। इसमें देखिए कुछ घट रहा है। क्या घट रहा है? अगर हम घटा के देखते हैं तो 41 41 हमको मिल रहा है। हाँ, ठीक है। इसमें से इसको घटाते हैं 8 में से 7 गेंद तो मिलेगा 1। अच्छा ठीक है, हाथ से लीजिए 10 में से 6 गेंद 4 41 घटेगा ठीक है, बचा है। और इसमें से इसको घटाओ 7 में से 6 गेंद 1 और 6 में से 2 गेंद 4 41 ही कट रहा है। फिर इसमें घटा के देख लेते हैं 6 में से 5 गेंद 1 12 में से 8 गेंद 4 3 में से 3 खत्म 41 ही कट रहा है। फिर 41 घटा दो 5 में से 1 गेंद मतलब यहाँ पे बच जाएगा 4 8 में से 4 गेंद 4 और 344 सिंपल है। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री के क्वेश्चन में हम केमिस्ट्री देखते हैं किसमें करेंगे द्वि विस्थापन अवक्रिया का सही उदाहरण चुनिए इसमें हमको बताना है देखिए पहले बात मैं बता दूं कि ये जो क्रिया है इसको विखंडन क्रिया कहते हैं ये द्विस्थापन नहीं है क्योंकि इसमें एजी और बी आर टूट रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये संयोजन अक्रिया का उदाहरण है जिसमें CaO और H2O जुड़ रहे हैं ठीक ये बिना बुझा चूना ये पानी है तो ये बुझा हुआ चूना बन रहा है ये संयोजन अक्रिया कहलाती है NaCl से Na और Cl टूटना ये नमक का है तो ये भी विखंडन है विखंडन क्रिया है यहाँ पे देखिए कैल्शियम के साथ कॉपर CuSO4 है ना कॉपर सल्फेट है और H2S है गैस है तो यहाँ पे कॉपर के साथ S जुड़ जा रहा है और ये जो SO4 है ये देखो H2SO4 बन जा रहा है ये आपस में अदला बदली कर रहे हैं इसको द्विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है बहुत सिंपल होता है ये
चलो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि रेखा अपने कार्यालय से पश्चिम दिशा में चलना शुरू करती है। देखो भैया यहाँ पे कार्यालय पश्चिम में चला दो। 5 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ती है। ये 5 मीटर की दूरी तय की, दाहिनी ओर मतलब इधर की ओर मुड़ना। 2 मीटर की दूरी तय करती है, कुछ ज़्यादा ही मोड़ दिया हमने। 2 मीटर की दूरी ऐसे तय कर लेती है, 2 मीटर है ये। फिर वह बाएँ दाएँ मुड़ती है, दाएँ मुड़ गई, लो भैया दाएँ मुड़ गई है और 7.5 मीटर जाती है तो 7.5 5 से ज़्यादा होता है, 7.5 हमने चला दिया। फिर वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। है भाई साहब ये कुछ ज़्यादा नहीं खेला कर रही है, हैं? वो 135 डिग्री दाएँ मुड़ती है। हमने कुछ ज़्यादा ही गंदा तो नहीं बना दिया, इसमें कुछ चीज़ छुप तो नहीं गई है यार? हाँ, चलो छुपी तो नहीं थी। हमने कैसे चलाया था, पश्चिम की ओर चलाया था, 5 मीटर चलाया था, फिर दाहिनी ओर 2 मीटर चलाया था, फिर इधर की ओर 7.5 मीटर चलाया था, एकदम अच्छी बात चल रही है। फिर वह 135 डिग्री देखो, ये देखो 90 डिग्री इसको मोड़ना कहते हैं, 90 में 45 जोड़ दो यानी ऐसे मुड़ रही है, ठीक है? और वो दाईं ओर मुड़ती है, दाहिनी ओर ही मुड़ी है, 15 मीटर की दूरी तय करती है। अब यार 15 मीटर कितना होता है? यहाँ पे जाएगी क्या? यहाँ पे जाना चाहती है क्या? या कहीं पे भी पहुँचेगी देखेंगे। अब 15 मीटर की दूरी, अब उसका मुँह किस दिशा की ओर है, ठीक है? ये कौन-सी दिशा है भैया? देखो ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, तो दक्षिण-पश्चिम दिशा में है। चलो शुक्र है इसने दूरी नहीं कैलकुलेट पूछी, नहीं तो दिमाग खराब हो जाता है यार इसको कैलकुलेट करने में तो। शुक्र है खाली दिशा पूछी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे मान लीजिए इसके बराबर x है, तो x का सरलतम मूल उचित भिन्न में x ठीक है, क्या होगा ये हमें बता रहे हैं। देखिए अपन को ये पता है कि जो अपना 0 यहाँ पे 2 7 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 27/99 हो जाएगा, कितना समझ में आता है। ये भाग का निशान है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 3 ये प्लस में हम बना देते हैं, ये दशमलव देखो 3.02 है ना, मतलब 3.2 के ऊपर बार है तो यहाँ पे 9 बटे सॉरी 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 2/9 हो जाएगा। इसको हमने ऐसे कर लिया, प्लस में कर लिया क्योंकि जो भी अपना ये है तो प्लस में हो ही सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 27 2 29, यहाँ पे 29/9 हो जाएगा, उलट कर गुणा करेंगे तो 27/99 है, तो गुणते अपना क्या हो जाएगा, हैं? क्या हो जाएगा, 9/29 हो जाएगा। 29 कटेगा ही नहीं किसी से, तब तो लफड़ा हो जाएगा। एक्स सरलतर रूप में एक उचित भिन्न है, तो एक्स के अंश और हर का योग का मान, अच्छा, अंश और हर का योग का मान बताना है, गलत बात है, मैं तो कुछ गलत ही सोच लिया था। 9 से काट देंगे तो 11 मिल जाएगा, ऊपर 27 है, नीचे 11 से गुणा कर लो। 11 9 99 9 बचेगा 9 हासिल, 11 दूनी ये 22 9 22 9 22 9 31 इतना हो जाएगा। अंश और हर का योगफल 9 7 16 हासिल आगे 1 2 1 3 1 4 3, बहुत अच्छी बात है, 346 मिल गया। अंश और हर का योगफल पूछा था, मैं तो गड़बड़ा गया भाई। है कि एक प्रश्न में कथन और 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष का चयन कीजिए जो कि जो दिए गए कथन के आधार पर सही नहीं है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हमारे पास कुछ कथन है और कुछ उसके निष्कर्ष दिए गए हैं। देखिए, इसमें देखिए पहले C बड़ा है R से, तो क्या C बड़ा है, देखिए R और N अगर आपस में बराबर है तो इनका जगह बदल जाएगी। तो जगह बदल सकते हैं, मतलब यहाँ पे R भी लिख सकते हो, तो R C से बड़ा है तो बिल्कुल ये सही बात है, ये तो सही हो गया। अब दूसरा चेक कर लेते हैं कि C बड़ा और बराबर है H के, तो देखिए अगर ये कंटिन्यूअस चलता रहा है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, चलो तो ठीक है यहाँ पे छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे भी यही वाला चिन्ह होगा तभी ये काम कर पाएगा, तो इस वजह से ये गलत है। हमसे यहाँ पे सत्य नहीं पूछा जाता है, यही अपना उत्तर हो जाएगा। अच्छा, फिर बाकी भी तो चेक कर लो ना कि S बड़ा है क्यों से, देखो यहाँ पे सीधे-सीधे दिखाई दे रहा है कि S की ओर बड़ा का निशान बना है, Q छोटा है, तो ये हो गया सही। अच्छा, यहाँ पे दिखा है चौथे वाले में N बड़ा और बराबर है H के, ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कहा कि अगर ये बराबर है तो ये आपस में स्थान बदल सकते हैं, यहाँ पे n आ सकता है और ये सेम n बड़ा और बराबर है h के, तो ये काम कर रहा है, ये भी सही है। तो यही एकमात्र गलत हो रहा है, तो यही अपना सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल जो मटर के पौधों पर क्या कहते हैं आनुवंशिकता के उसमें खोज कर रहे थे, तो उन्होंने 7 अलग-अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया? तो इसका उत्तर है वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए, ठीक है? सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज दूसरे साल में जो ब्याज मिला है ये इतना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर अगर 10% है तो ब्याज की गणना वार्षिक दर के आधार पे है, तो धनराशि याद कीजिए। तो यहाँ पे ये देखो, दूसरे वर्ष का जो मूलधन होता है वो पिछले वर्ष का मिश्र धन होता है। तो मूलधन गुणित दर मतलब 10 गुणित समय 1/100, ये आपका रहा होगा दूसरे साल का ब्याज, इतना। ठीक है, कि 0 काट दो, 10 से इधर गुणा करा दो, कि 0 जो बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा आपका पहले साल में जितना मूलधन रहा था, फिर जो ब्याज मिला था, उन दोनों को जोड़कर मिश्र धन। तो अगर पहले इसमें P अकेले ये मान के चलिए, ये दूसरे साल के लिए, ठीक है। अब पहले साल के लिए देखिए मूलधन P था, गुणित
दर मतलब गुणते समय 1 साल बटा 100 ये हो गया ब्याज और मूलधन P खुद जुड़ जाएगा, तब ये इसके बराबर मिलेगा। सॉरी किसके बराबर? 27,61,0 के बराबर, ठीक है? 0 इसे काट दो। 10 एकम 10, देखिए 11, 11 P बटे 10 होता। अच्छा इसी के बराबर ये रहेगा 11 से इसको काट दो। 11 दूनी 22 बचेगा 5, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 0 यानी कि इतना मिल रहा है। 10 से इधर गुणा करा दो तो 25,100, तो 25,100 अपना सही जवाब हो जाएगा। बेसिक तरीके से मैंने किया है और करके दिखाया है, तो समझ में आया है, मुझे खुद ही समझ में आया है। तो अगला जो प्रश्न है कह रहे हैं इकाई वाट को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? अगर आपको फ़ॉर्मूला याद रहेगा तो आप आराम से कर पाएँगे। देखिए जो वाट है वो शक्ति का मात्रक होता है, P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है? VI, V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पीयर, वोल्ट गुणित एम्पीयर बराबर वाट हो जाएगा। तो अगर ऐसा फ़ॉर्मूला याद रहेगा तो आप तुरंत कर पाओगे। तो चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी इस वीडियो के लिए कि MFI के लिए विकास नीति का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो प्रश्न आएँगे वो अगले वीडियो में आएँगे। वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।